मैंने पहले ही अपने पापा को मेरा ब्लैक कार्ड ब्लॉक करने के लिए बोल दिया था और ठीक उसके बाद मेरी नाम की खूबसूरत गर्लफ्रेंड एक महंगे रेस्टोरेंट में बिल ना चुकाने के कारण गिरफ्तार होने वाली थी, क्योंकि हर इंसान का बिल 10,000 से ज्यादा था। मैं अपने प्राइवेट कमरे में आराम से बैठा था और उसके भेजे हुए हर घबराए हुए मैसेज के मजे ले रहा था। उसने लिखा, गॉन, हमने आज जिक्स का बर्थडे मनाने का तय किया है। तुम्हारी अपना कार्ड ब्लॉक करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम कहां हो? अभी यहां आओ और बिल भरो। यहां बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। जल्दी आओ वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मैं तुम्हें हुक्म दे रही हूं, मेरा कॉल अभी उठाओ। उसके मैसेजेस पढ़कर मेरी हंसी छूट गई। वो मेरे ही पैसों के साथ नखरे दिखा रही है जैसे कोई महारानी हो। क्या उसे सच में लगता है कि मैं अभी भी वही बिना रीढ़ का गुलाम हूं जो मैं हुआ करता था? सच तो यह है कि मेरा एक बहुत बड़ा राज है। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मेरे पिछले जन्म में शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा होने के बावजूद मैं एक छोटे से गांव की गरीब लड़की के पीछे पागलों की तरह भागता था। वो मेरे पैसे दिल खोल कर उड़ाती थी, लेकिन दूसरों के सामने वो मुझे अपना गुलाम कहती थी और मेरे साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती थी। जब मैं उसकी और उसके नए आशिक की सेवा करने में लगा हुआ था, तब उसने मेरे पूरे परिवार की कंपनी हड़प ली और अंत में मैं और मेरी बेटी सड़कों पर कंगाल होकर मर गए। तभी मेरा फोन लगातार बजने लगा, जिससे मैं उन पुरानी यादों से बाहर आ गया। जैसे ही मैंने फोन उठाया, दूसरी तरफ से वही हुक्म चलाने वाली आवाज आई, गुफॉन, अभी यहां आओ और हमारा बिल भरो। मैं थोड़ा साइड हुआ और कहा, बिल भरूं? मैंने वहां कुछ खाया या पिया नहीं है, मैं पैसे देने क्यों आऊं? लू रुआ को एहसास होने लगा था कि शायद मैं बदल गया हूं। मैंने उनके लिए कोई महंगा होटल बुक नहीं किया था और अब मैं उनका बिल भरने से साफ मना कर रहा था। कुछ ही देर पहले जब हम सब पढ़ने के लिए लाइब्रेरी गए थे, तो मैं ही वो था जिसने आगे बढ़कर सबके लिए जगह रोक कर रखी थी और उसके लिए एक खास मिल्क टी भी लाया था। तो फिर क्या हुआ? लाइब्रेरी में बस एक छोटी सी नींद के बाद सब कुछ कैसे बदल गया? खैर, उसे छोड़ो। अभी होटल मैनेजर एक भारी भरकम बिल पकड़े लू रुआ के सामने खड़ा था और वो पूरी तरह से घबरा रही थी। वो उसे जाने से रोक रहा था। लू रुआ के परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। उसकी पढ़ाई का खर्च, उसके रोज के खर्चे, ये सब मैं ही उठा रहा था। मिस लू, क्या आप वीचैट से पैसे देंगी या कार्ड से? मैनेजर ने उसके ठीक बगल में खड़े होकर फिर से पूछा। उसने उसे इशारा करके दूर किया, चुपचाप एक कोने में गई और फोन पर फुसफुसाई, क्या हमेशा से ऐसा ही नहीं होता आया है? मैं खर्च करती हूं और तुम चुपचाप पैसे भरते हो। उसने इतने घमंड के साथ कहा जिसमें शर्म का एक अंश भी नहीं था। तुम खर्च करती हो और मैं पैसे भरता हूं। मैं जोर से हंस पड़ा। सच कहूं तो वे गुलामी वाले दिन सदियों पहले के लगते थे। तब से लगभग 10 साल बीत चुके थे। मैं लगभग भूल ही गया था कि मैंने उस समय कितनी बेवकूफी भरी चीजें की थी। मुझे हंसते हुए सुनकर लू रुआ का चेहरा तुरंत उखड़ गया। वो सबसे अजीब और शर्मनाक हालत में फंसी हुई थी और मैं फोन के दूसरी तरफ ऐसे हंस रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। गुफॉन, अभी यहां आओ और मेरा बिल भरो वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। कितना मजाकिया है। तो मत करो मुझसे बात। तुम खुद को समझती क्या हो? क्या मैं तुम्हें तुम्हारा पापा या नौकर दिखता हूं? तुमने वो सारे पैसे खुद उड़ाने का फैसला किया था। मैं उसके पैसे क्यों दूं? तुम्हारे पास अपने 2 हाथ हैं, फिर भी तुम हर बार बेशर्मी से मेरे पैसों पर जीती हो। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? मेरे पिछले जन्म में मैंने कभी ऐसी बातें नहीं कही थीं। मैं उसकी झूठी इज्जत बचाने में बहुत व्यस्त था, लेकिन इस बार मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। मेरी तीखी बातों ने उसकी धड़कनें बढ़ा दी। उसने सबके सामने एक ऐसी छवि बनाई थी जैसे वो किसी अमीर और इज्जतदार परिवार से हो। असलियत ये थी कि मैं ही उसके पूरे रहन सहन का खर्च उठा रहा था ताकि वो अपना वो अमीर लड़की वाला नाटक जारी रख सके। उसने सच में ये मानना शुरू कर दिया था कि वो एक अमीर परिवार से है। अब जब मैंने उसकी पोल खोल दी थी तो शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया था। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसके साथ पढ़ने वाले और उसका नया प्यारा सा बॉयफ्रेंड अभी भी बिना बिल भरे अंदर फंसे हुए हैं। उनमें से कोई भी नहीं जा सकता था। इसलिए उसने अपनी आवाज सख्त की, मुझे पता है कि तुम बस मुझसे नाराज हो और नखरे दिखा रहे हो। अगर तुम अभी यहां आकर बिल भर दो तो मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगी। लू रुअन, ध्यान से सुनो। अब से मेरा 1 पैसा भी खर्च करने के बारे में सोचना भी मत।
मैं अपना पैसा सड़क पर किसी बेघर इंसान को दान करना पसंद करूंगा, लेकिन तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। और तुम मुझ पर गुस्सा हो या नहीं, मुझे अब कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे पैसों के बिना तुम्हारी आगे की जिंदगी काफी मुश्किल होने वाली है। मैंने एक मुस्कान के साथ ये कहा और जोड़ा, मेरे बारे में भूल जाओ। ये सोचो कि तुम वो भारी भरकम बिल कैसे भरने वाली हो जो तुमने अपने नए बॉयफ्रेंड के बर्थडे के लिए इकट्ठा किया है, वरना वे तुम सबको उस होटल में बंधक बना लेंगे और तुम्हारी वो अमीर लड़की वाली छवि सबके सामने पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगी। इतना कहकर मैंने कॉल काट दिया। मेरे पिछले जन्म में जब सिया जिनचिन का बर्थडे आया था तो मैं बीमार पड़ गया था और पार्टी में नहीं जा पाया था, लेकिन मैंने सब कुछ तय किया था और पैसे दिए थे। कुछ ही देर पहले सोशल मीडिया देखते हुए मुझे पता चला कि उसी 20वें बर्थडे पार्टी में वे दोनों आधिकारिक रूप से एक साथ आ गए थे। मुझे बहुत बुरी तरह से धोखा दिया गया था। कॉल कटने के बाद लू रुअन ने वो बीप की आवाज सुनी और पूरी तरह से घबरा गई। शायद उसे लगा कि मुझे उसके और सिया जिनजिन के बारे में सब कुछ पता चल गया है और इसीलिए मैं इस तरह का बर्ताव कर रहा हूं। वो शायद लोगों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने देने के लिए पछता रही होगी। ये सोच रही होगी कि काश उसने कोई बहाना बना लिया होता। ये चाह रही होगी कि मेरे पता चलने से पहले ही वो चुपचाप सिया जिनजिन के साथ हो गई होती। इस बीच होटल मैनेजर काफी परेशान दिख रहा था। अभी सबसे जरूरी चीज उस भारी भरकम बिल को भरना था। घबराहट में उसने अपना फोन पकड़ा और एक मैसेज लिखा, तुमने मेरे और जिनजिन के बारे में पक्का कुछ गलत समझा है। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। लॉबी मैनेजर हमें जाने नहीं दे रहा है। प्लीज मेरी मदद करो, और अगर तुम सच में अभी पैसे नहीं दे सकते तो कम से कम मैनेजर से बात करके मुझे कुछ दिन की मोहलत दिला दो। ये वक्त हासिल करने की बस उसकी एक चाल थी। उसे पूरा भरोसा था कि अगर वो बेचारी और भावुक बनेगी तो मैं उसे ऐसे देखकर पिघल जाऊंगा, लेकिन जो वो नहीं जानती थी, मैंने उसके मैसेज का जवाब तक नहीं दिया। तभी सिया जिनचिन एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसके पास गया और पूछा कि क्या हुआ। सब कह रहे हैं कि वे दरवाजे के पास खड़े रहकर थक गए हैं। उस वक्त लू रुअन का चेहरा देखने लायक था। वो पूरी तरह से फंसी हुई और शर्मिंदा दिख रही थी। ठीक तभी मैनेजर फिर से वापस आ गया। मिस लू, क्या मैं जान सकता हूं कि आप बिल कैसे भरेंगी? यह सुनकर सिया जिनचिन को आखिरकार समझ में आया कि कोई क्यों नहीं जा पा रहा था, क्योंकि बिल भरा नहीं गया था। उसने हैरानी से लू रुअन की तरफ देखा और लू रुअन ने उससे आंखें चुरानी शुरू कर दी। उसने घबराहट के साथ मैनेजर की तरफ देखा और कहा, मैनेजर, मुझे अभी अपने पैसों को लेकर थोड़ी दिक्कत आ रही है। होटल मैनेजर ने सख्ती से अपना सिर हिलाया। मिस लू, मुझे माफ करें, हमारे होटल में इस तरह का नियम नहीं है। मैं बस एक मामूली कर्मचारी हूं। मेरे पास किसी को बिना पैसे दिए जाने देने का अधिकार नहीं है। आपके इतने सारे साथी यहां हैं, आप सब मिलकर पैसे क्यों नहीं मिला लेते और बिल आपस में बांट क्यों नहीं लेते? लू रुअन अपने हाथों में उस 30,000 युआन के बिल को घूरती रही, उसे कसकर पकड़े हुए। तभी बाकी सारे लड़के लड़कियां पास आए और पूछा, एक बिल भरने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? मैनेजर वहां खड़ा लू रुअन को घूरता रहा। उसके महंगे कपड़े और डिजाइनर बैग देखकर उसने मान लिया था कि वो किसी अमीर परिवार से है। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये औरत ऐसा बिल नहीं भर पाएगी। लू रुअन ने एक पल के लिए सोचा, फिर चुपचाप अपना कंगन उतार दिया। मजेदार बात तो यह है कि वो कंगन भी मेरी तरफ से एक तोहफा था और उसकी कीमत काफी ज्यादा थी। उसने मैनेजर से कहा, मैनेजर, मैं एक छोटी सी मुसीबत में फंस गई हूं। क्या मैं इस कंगन को आपके पास गिरवी रख सकती हूं? मैं कल वापस आऊंगी और पूरा बिल भर दूंगी। उसने अभी अभी सिया जिनचिन के साथ रिश्ता शुरू किया था। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसे पता चले कि उसकी असली हालत कितनी खराब है। होटल मैनेजर की प्रोफेशनल मुस्कान बिल्कुल नहीं डगमगाई। मिस लो, मुझे माफ करें, हमारे यहां ऐसा कोई नियम नहीं है। सिया जिनजिन को ये अजीब लगा। लू रुआन हमेशा पानी की तरफ पैसा बहाती थी, तो ऐसा कैसे है कि आज वो ये बिल भी नहीं भर पा रही थी? रुआन, क्या सब ठीक है? उसने तुरंत एक बहाना बना लिया। मेरे सारे कार्ड्स गूफोन के पास हैं और वो अभी मेरे कॉल्स नहीं उठा रहा है। यह सुनकर सिया जिनजिन शांत हो गया। उसने सोचा कि शायद लू रुआन किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। तो हम क्या करें? उसने चिंता के साथ उसकी ओर देखते हुए पूछा।
आखिर सिया जिनजिन एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से था।